बैक्टीरियल डिसीज। ओके, तो बैक्टीरियल डिसीज में हम दो डिसीज देखने वाले हैं। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगा आपका टाइफाइड और दूसरा क्या हो जाएगा आपका निमोनिया। तो टाइफाइड के बारे में और निमोनिया के बारे में अपन देखेंगे बैक्टीरियल डिसीज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइफाइड। इसी को हम क्या ऐसा फीवर जो सस्टेन फीवर होता है। सस्टेन फीवर क्या होता है? जो जिसका टेम्परेचर कितना होता है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना रहता है 37, है ना। इसी को अपन जनरली बोलते हैं मोती झरा, है ना, बोलते कि नहीं, जब वो बुखार है मोती झरा निकला है ना। तो मतलब ये फीवर रहता है। तो इसमें क्या रहता है, ये बड़ा फीवर होते हैं, इसमें आपका टेम्परेचर रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पर लगा सस्टेन हाई फीवर, लगा ना तेज बुखार, और ये हाई फीवर रहता है और इसका मतलब सस्टेन। तो सस्टेन का मतलब देखो, हमारी जो ये बुक है तो इसमें दो तरह के फीवर पड़ेंगे। एक तो होता है आपका सस्टेन फीवर और एक होता है आपका रिकरिंग फीवर। तो सस्टेन फीवर, ये नीट में क्वेश्चन आता है भाई सस्टेन फीवर किसमें होता है, तो डायरेक्टली ऑप्शन आएगा आपका टाइफाइड। और अगर हम बात करें रिकरिंग फीवर की तो उसमें डायरेक्टली ऑप्शन आएगा आपका मलेरिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि मलेरिया में होता है रिकरिंग फीवर, रुक रुक कर बुखार आना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रुक रुक कर बुखार आना। मलेरिया में आपको रेगुलरली बुखार नहीं आएगा, 2 दिन बुखार रहेगा, तीसरे दिन नहीं आएगा, फिर 4 दिन फिर से आ जाएगा। इसको बोलते हैं रुक रुक कर बुखार आना। ये क्यों आता है, कैसे आता है, सारा एक पूरा पढ़ना है ना। तो ये क्यों होता है पूरा एक पढ़ना है इसके बाद। तो यहाँ पर अगर बात करें टाइफाइड, तो टाइफाइड का पैथोजन, पैथोजन तो समझ में आ गया ना। पैथोजन वह होता है जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पैथोजन होते हैं। तो यहाँ पे इसका टाइफाइड का पैथोजन क्या है, साल्मोनेला टाइफी। अब साल्मोनेला टाइफी ने क्या कर दिया, हमको टाइफाइड कॉज कर दिया। अब इसने लगा कि भाई इसमें ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट हो जाएंगे, हमारे जो अंग हैं ये कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या लगेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी का पार्ट है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को हम बड़ी आंत बोलते हैं, और छोटी आंत के भी 3 पोर्शंस रहते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलन, रेक्टम, एनस। कोलन भी असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और ट्रांसवर्स कोलन। तो ये तरह-तरह के कोलन्स होते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट हो जाता है, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा हमारे अदर ऑर्गन भी अफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कैसे, थ्रू द ब्लड। क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया आपका साल्मोनेला टाइफी कहाँ पर है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में, और इसके द्वारा ये ब्लड के द्वारा ये जो बैक्टीरिया है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी आपका चला जाएगा। फिर होता है आपका कॉमन सिम्टम्स। तो इसमें सिम्टम्स आ गया ना भाई, सिम्टम्स वह होते हैं जो हम डॉक्टर को दिखाते हैं कि बताते हैं, बताते हैं, जो बताया जाए, है ना। तो भाई फीवर आ गया, अब फीवर को हम देख पाते क्या, उसको हम फील, मतलब डॉक्टर को बताते हैं। वैसा तो नहीं भाई, फीवर तो पूरी बॉडी में है और उसको देख नहीं पाते, उसको हम क्या करते हैं, बताते हैं सर हमको फीवर आ गया। तो डॉक्टर मेजरमेंट करता है, चेक करता है थर्मोमीटर से कितना फीवर आ गया, तो 37 नॉर्मल रहता है, 39 to 40 आ गया। फिर स्टमक पेन, पेट में दर्द हो रहा, अब पेट दर्द डॉक्टर को बताते हैं, दिखाते थोड़ी ना, बता दें कि पेट दर्द हो रहा है ना। तो स्टमक पेन, वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी। दूसरा कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक एंड लॉस ऑफ, से दर्द करेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि भूख ना लगना। जब भी हमको फीवर होता है तो भूख नहीं लगती है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हमको फीवर हो तो भूख क्यों लगती है, इसका रीजन बेटा ये है कि क्या होता है कि जो हमारी बॉडी टेम्परेचर रहता है 37 और हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर ही एंजाइम काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, सपोज 37 से 39 हो गया, तो एंजाइम अपना काम करना बंद कर देंगे। और एंजाइम का काम क्या रहता है, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हमारा टेम्परेचर तो बढ़ गया तो इसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, तो आपको भूख कहाँ से लगेगी भाई, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख चली जाएगी, है ना। मतलब ये कि भूख आपको नहीं लगेगी, कब, जब हमको फीवर आएगा। फिर इन सीवियर केस इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अगर, तो इसको हल्के में लेना बेटा, टाइफाइड को, ये खतरनाक है। अगर सीवियर केस में इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है तो इसकी वजह से हमारी डेथ भी हो जाती है। इसीलिए तो बोलते हैं इसको बड़े बाबा बोलते हैं, है ना, बहुत ही तरह बोलते हैं। ये बोलते क्यों, क्योंकि इससे आदमी मर भी जाता है अगर ये सीवियर केस। तो जब भी हमको टाइफाइड होगा तो हमको जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि हमको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना आ पाए। तो ये हो जाएगा आपका डायबिटीज। इसके लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के तरह क्या हो, टेस्ट करा के आओ। तो उसका टेस्ट का नाम क्या होता है, बिडाल टेस्ट। क्या नाम होता है उसका, बिडाल टेस्ट। तो इसके लिए अपन क्या कराते हैं, बिडाल टेस्ट कराते हैं। अब बात ये आती है कि सर टाइफाइड आया कैसे था, कि भाई
टाइफॉइड की शुरुआत कैसे हुई थी? तो एक फीमेल थी मैरी मिलर, तो मैरी मिलर कहाँ की थी? अमेरिका की थी, है ना, अमेरिका की। तो इनका ऑक्यूपेशन क्या था? ये फूड मेकर थी, खाना बनाती थी, रेस्टोरेंट पर खाना बनाती थी। तो जो भी यहाँ पर खाना खाने आता था तो ये खाना को चख लेती थी और फिर खाना को परोस देती थी और सभी को मतलब पास कर देती थी। तो जो भी इनके पास खाना खाने जो भी खाना को चखती थी और इनको बाद में पता चला, मतलब अब जैसे कि सपोज रेस्टोरेंट का है, लोग बाग खाना खाने आ जा रहे, तो यहाँ जो भी यहाँ से खाना खा के गए वो बीमार होते जा रहे हैं और डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास जब बल्क में स्ट्रेंथ आई तो वो तो यही पूछे भाई आप लोग कहाँ से आते हो? तो उसने कहा कि हम तो मैरी मिलन के यहाँ पर खाना खाते हैं, तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, है ना, और कोई बता ये चटनी हमको बीमार कर रही है। तो फिर डॉक्टर ने क्या किया, एफसीआई वालों को बताया, भाई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि इनकी जांच तो करो फूड में, फूड भोजन में कुछ मिला तो नहीं है, क्योंकि बीमार से नहीं पड़ रहा है। तो डॉक्टर ने देखा कि फूड में तो कुछ नहीं था, लेकिन उनको जब चेकअप किया तो उनके अंदर टाइफाइड की कैरियर थी। अच्छा, कैरियर वह होता है जब ये मैरी मिलन अपने माँ के यूट्रस में थी तो उनकी माँ को टाइफाइड था, तो ये कैरियर हो गई, मतलब टाइफाइड कर रही थी, है ना। तो ऐसे ये टाइफाइड की शुरुआत हुई थी, है ना, इनकी माँ को टाइफाइड था। तो टाइफाइड इसको अपन ने क्या बोलते हैं? टाइफाइड मेरी, क्या बोलते हैं इसको? टाइफाइड मेरी। तो इनका नाम ही हो गया। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि टाइफाइड मेरी, क्या मैं ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मैरी मिलन इज आल्सो नोन एज, तो आपको बताना पड़ेगा टाइफाइड मेरी, मलेरिया मेरी भी कर सकता हूँ कुछ भी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको टाइफाइड मेरी लगा सकता है। एंड कुक्ड बाय प्रोफेसर वाज टाइफाइड कैरियर, आगे नहीं क्या थी? टाइफाइड कैरियर थी। एंड हु स्प्रेड टाइफाइड थ्रू फूड सी प्रिपेयर्ड, तो जब उन्होंने खाना बनानी थी तो खाना बनाने के दौरान टाइफाइड आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल गया था। अब हम बात करते हैं कि निमोनिया की, निमोनिया की बात करते हैं। तो निमोनिया क्या होता है बेटा? ये भी एक बीमारी होती है, ये हमारे लंग्स से संबंधित बीमारी होती है, जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, तो उससे संबंधित बीमारी होती है निमोनिया। तो निमोनिया किससे होता है? आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से होता है। और इसमें हमारे ऑर्गन्स कौन से इफेक्ट होते हैं? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई क्या होता है? आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, तो उसमें अपन ने लंग्स के बारे में पढ़ा होगा। लंग्स क्या होता है भाई? लंग्स तो ये हमारे चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, और लंग्स के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका निकलेगा क्या? ब्रोंकस निकलेगा, ब्रोंक्यूल निकलेगा, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, फिर आपका डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, फिर फाइनली क्या रहेगा आपका एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या होते हैं? ऐसे बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी बॉडी में 200 से 300 मिलियन होते हैं, और जो भी हमने ऑक्सीजन लिया, सपोज दैट हमने ऑक्सीजन लिया, जैसे ये ऑक्सीजन जाएगा हमारे नॉस्ट्रल में जाएगा, नेसल पैसेज जैसे जाएगा नेसल चैम्बर, फिर फेरिंक्स से होती है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आपका ब्रोंकस ब्रोंक्यूल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल, और फाइनली जाएगा आपका एल्वियोलाई। तो वहां पर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन को मैंने दे दिया और बदले में वहां पर CO2 लेके और पूरी बॉडी में अपन ने इसको फैला दिया। तो ये प्रोसेस होती है कि ऑक्सीजन आप जो लेते हो वो कहां पर जाता है? आपका एल्वियोलाई में जाएगा। तो एल्वियोलाई में क्या होता है कि पानी भर जाता है। अब एल्वियोलाई में क्या हुआ भाई? फ्लूइड भर गया। अब एल्वियोलाई में जब फ्लूइड भर जाएगा तो एल्वियोलाई में जो उसका जो सरफेस एरिया था वो क्या हो गया? आपका कम हो गया, क्योंकि पानी भर गया, पानी ने हर जगह ले ली। तो हम नॉर्मल लंग्स में अच्छे से सांस ले पा रहे थे, लेकिन उसमें पानी भर गया तो क्या हम अच्छे से सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या? प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन ड्यू टू फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई, क्योंकि हमारे एल्वियोलाई में पानी भर गया जिसकी वजह से हमको सांस लेने में थोड़ा सा क्या हो गया? प्रॉब्लम्स हो जाती है। फिर इसकी वजह से हमको फीवर भी आ जाता है, इसकी वजह से हमको क्या हो गया? फीवर भी आ गया, और इसके बाद हमको ठंडी भी लगेगी, हमको खांसी भी आएगा, और हमको सिर में दर्द भी होगा, हेडेक भी करेगा। तो इन सीवियर केस, अब इसमें भी सीवियर केस है, अगर हमको निमोनिया ज्यादा हो गया, हद से ज्यादा बढ़ गया, इसी को बोलते हैं सीवियर केस। तो हमारे जो लिप्स रहते हैं ना, और जो हमारे नेल्स रहते हैं, फिंगर नेल्स, तो ये क्या पड़ जाते हैं? ग्रे टू ब्लूइश कलर हो जाते हैं, मतलब नीले पड़ जाते हैं। तो ये इसकी पहचान होती है। अगर सीवियर केस में किसी पर्सन, किसी फीमेल के या किसी मेल के होंठ नीले पड़ जाते हैं या उसके नेल नीले पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं निमोनिया हो गया। अब ऐसा मत बोल देना सर कोई पर्सन है वो लिपस्टिक लगा के आ गया और ये इसमें नेल पे आ गया और बोलते सर आपको निमोनिया है, डॉक्टर मारेगा, और है ना गधे कहीं के ये लगा के आ गया, है ना। तो ऐसा नहीं होता भाई। नॉर्मल ये कि नॉर्मल कंडीशन ये, अगर सीवियर केस है तो ये आपकी जो नॉर्मल फिंगर रहती है, जो लिप्स रहती है,
वीडियो इसके लग हो जाती है। तो ये नीट में क्वेश्चन आता है कि किस बीमारी में आपके ऑन्ट और फिंगर ऑफ नेल्स ढीले पड़ जाते हैं, तो उसका नाम क्या है? टाइफाइड की निमोनिया, ध्यान रखना। ओके, अब इसके बाद करते हैं अपन वायरल डिसीज। अब अपन करते हैं वायरल डिसीज की बात। तो वायरल डिसीज में अपन को एक ही बीमारी पढ़ना है यहाँ पर, कॉमन कोल्ड। इसके बाद अपन और पढ़ेंगे एड्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो कॉमन कोल्ड क्या है? और कॉमन को बोलते हैं, कॉमन कोल्ड को अपन क्या बोलते हैं? सर्दी, खांसी, जुकाम। जब अपन को सर्दी होती ना, इसी को अपन कॉमन कोल्ड बोलते हैं। तो देखो सर्दी किससे होती है? अगर हम सर्दी की बात करें तो ये कॉमन कोल्ड बोलते हैं, और ये होती है आपकी राइनो वायरस, है ना। किससे होती है? राइनो वायरस। अभी वायरस कोई ज्यादा दिन नहीं ठहरता है, इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 3 से 7 दिन तक का। अगर हमारी बॉडी के अंदर राइनो वायरस आ गया तो 3 से 7 डेज, 3 to 7 डेज रहेगा, और उस जब तक ये रहेगा तो तब तक हमको सर्दी जुकाम रहेगा। तो लिखा ना कॉमन कोल्ड डज नॉट, अच्छा ये बता दे रहा हूँ कि राइनो वायरस ऑर्गन कौन-कौन से अफेक्ट होते हैं? जैसे नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज। ये नीट में क्वेश्चन आता है, क्या राइनो कॉमन कोल्ड में क्या हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं? क्या नहीं होते हैं, हमारे लंग्स अफेक्ट नहीं होते। जब हमको सर्दी खांसी जुकाम होती है तो हमारी नाक, और दूसरा बात नेजल चैम्बर, रेस्पिरेटरी पैसेज, और दूसरी बात ये कि हमारा लंग्स इसमें अफेक्टेड नहीं होते, ये ध्यान रखना। तो लिखा ना कॉमन कोल्ड डज नॉट इन्फेक्ट लंग्स, अफेक्ट लंग्स एंड इट्स सिम्पटम्स यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। तो इसके सिम्पटम्स भी कब तक रहेंगे? 3 से 7 दिन। इसलिए आपने देखा होगा कि 3 से 7 दिन बाद सर्दी खांसी जुकाम अपने आप चला जाता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी पर्सन में 10 दिन तक रुक जाती है, अरे बहुत सारे पर्सन को 15 दिन तक रुक जाती है ना। अतिथि देवो भव, तो वो रुके रहते हैं उसको, और किसी पर्सन में 2 दिन में चली जाती है। तो ये डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को डिफेंस कराता है ना, फॉरेन पार्टिकल से रक्षा कराता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इम्यून सिस्टम। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उसको नॉर्मल जल्दी ये सही हो जाएगा, और जिसका वीक है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना। अच्छा, आपने एक और बात देखी होगी, है ना। वैसे तो आपको 11th क्लास में पढ़ना था, लास्ट चैप्टर दिया गया 2nd क्लास में। एक ग्लैंड होती है, उसका नाम है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड क्या करती है? जब आप छोटे रहते हो तो ये क्या होती है? बड़ी होती है थाइमस ग्लैंड, और जब बड़े होते जाते हैं तो इसका ग्लैंड का साइज क्या होता है? तो घटता जाता है। मतलब थाइमस ग्लैंड आर responsible for the our immune system of our body. हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए responsible for the thymus gland, because in the initial stage thymus gland are large size, and due to large size our immune system are weak, या our immune system are maintained. अगर साइज बड़ी रहेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन, मतलब हमारा हेल्थ अच्छा है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे तो इस ग्लैंड का साइज कम होता जाएगा, तो कम होता जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ता जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अरे उनको कुछ लग भी गया तो उनको कोई नहीं फर्क पड़े, अपने आप 2 दिन में सही हो जाएगा, होता कि नहीं? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम हमारी कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, दादाजी को देख लो भाई, एक घाव आ गया 15 दिन तक तो सही नहीं होते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप दादाजी को बाइक पर बैठा के ले जाओ तो आराम से चलाया करो। आप लग जाओगे तो कोई दिक्कत, आपको लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में सही हो जाएगा। दादाजी की हाथ की पाँव टूट जाएगा तो 10 दिन पहले तो नहीं हो, है ना, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या है भाई? कमजोर है, और हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? घटता जाएगा, इसलिए हम बीमार पड़ते जाते हैं धीरे धीरे, है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो ये 11th क्लास में आपने बात पढ़ी होगी, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या जाएगा बेटा? नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज। हमारी नाक आने लगती है, नाक बैठ जाती है ना। डिस्चार्ज समझते हो ना? बॉडी फ्लूइड, म्यूकस बाहर आना, है ना, मलाई बाहर आना, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज, है ना। सॉर थ्रोट समझते हो? सॉर थ्रोट, सर्दी खांसी जुकाम में गला बैठ जाता है, क्या होता है? गला बैठ जाता है। फिर अगर हम बात करें होर्सनेस, है ना, हिन की आवाज आने लगती है। कोई बोलता है जैसे कि अपन जब शादी में गाते रहते हैं तो दूसरे दिन देखना अपना गला बैठ जाएगा, है ना। कोई बोले इधर आओ, ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना। कब आपको कब आएगा? हेडेक सिर दर्द करेगा और आपको टायर्डनेस आ जाएगा। आपने देखा होगा जब भी हमको सर्दी खांसी जुकाम होता है तो हम नाक आती रहती है, मलाई तो बाहर आती रहेगी, और जैसे ही नाक बाहर आती रहती है तो थकान बहुत ज्यादा होती है ना। ऐसे ऐसे करते रहते हैं और थकान बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, तो थकान बहुत ज्यादा होती है, उसी को बोलते हैं अपन टायर्डनेस। तो बस 12 डिसीज हो जाएगी आपकी। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट डिसीज। तो नेक्स्ट
डिसीज आएगी आपकी हेलमेंथल डिसीज, है ना, हेलमेंथल डिसीज। तो अगर हम बात करें हेलमेंथिस डिसीज, तो हेलमेंथिस क्या है, ये भी एक तरह का पैथोजन रहता है जिसको वही कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बीमारी आती है आपका एस्केरियोसिस। क्या आता है, एस्केरियोसिस। अगर हम एस्केरियोसिस की बात करें तो इसका पैथोजन क्या है आपका, एस्केरियोसिस। और एस्केरियोसिस को आपने क्या कहा भाई, राउंड बॉम्ब। क्या कहा इसको, राउंड बॉम्ब। ये बहुत सारे बॉम्ब होते हैं, है ना, तो ये हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे रहते हैं ना, तो उनको छोटे में चुनचुनी काटने लगते हैं, है ना, चुनचुनी काटने लगते हैं जब ज्यादा शक्कर खा लेते हैं, शुगर ज्यादा खा लेते हैं, तो वो भी बॉम्ब है। तो वो भी क्या करते हैं भाई, हमारे अंदर इचिंग करते हैं हमारे एनएस रीजन्स पर। ओके, तो ये भी बॉम्ब होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो ये एस्केरियोसिस किसके होता है आपका, एस्केरियोसिस होता है। एस्केरियोसिस को क्या बोलते हैं, राउंड बॉम्ब। इसमें ऑर्गन कौन कौन सा अफेक्ट होता है, इंटेस्टाइन। राउंड बॉम्ब में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ आपका, इंटेस्टाइन। फिर इसके सिम्पटम्स क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर इसमें भी आता है आपको, मस्कुलर पेन और एनीमिया। सर एनीमिया क्यों हो गया भाई, जब बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हुई तो खून निकलेगा कि नहीं, और खून निकलेगा तो खून की कमी हो रही, उसी को बोलते हैं अपन एनीमिया। और इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत खतरनाक होता है भाई। अगर कभी कभी हमको इंटरनल ब्लीडिंग हो गया तो उसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है ना, तो ये भी खतरनाक है। तो लिखा ना ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, तो इससे क्या रहेगा, आपका जो इंटेस्टाइनल पैसेज रहेगा ये ब्लॉक कर जाएगा, तो इसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इंटेस्टाइन में आपको क्या रहेगा, आपका जो भोजन रहता है तो पहले स्टमक, और स्टमक के बाद कहाँ पर आता है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से ऐसे जाएगा पूरी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद हमारी बॉडी के बाहर। अब आप खुद बताओ भाई, इंटेस्टाइन जो पैसेज ब्लॉक हो गया तो आपने जो खाना खाया वो हमारी बॉडी के बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं खतरनाक रहेगा। फिर हमको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, है ना, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल कंडीशन रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका एस्केरियोसिस। तो एस्केरियोसिस में ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि इंटरनल ब्लीडिंग किस में होती है, तो एस्केरियोसिस में। अब आता है आपका एलिफेंटिसिस, मतलब हाथी पाँव। देखो ये हाथी जैसा पाँव होगा, ये इसी को बोलते हैं हाथी पाँव होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका बुचेरिया बैक्ट्रोफ्टाई एंड बुचेरिया मलाई। तो इसका नाम है भाई पैथोजन का, क्या है, बुचेरिया बैक्ट्रोफ्टाई और बुचेरिया मलाई, और इसी को बोलते हैं फाइलेरियल बॉम्ब। क्या बोलते हैं इसको, फाइलेरियल बॉम्ब। फाइलेरिया का मतलब होता है एलिफेंटिसिस, हाथी पाँव। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एलिफेंटिसिस, या इसी का दूसरा नाम होता है हाथी पाँव। ये हाथी पाँव हो जाता है कि नहीं, तो ये होता है आपका बुचेरिया बैक्ट्रोफ्टाई या बुचेरिया मलाई नामक पैथोजन से होता है। तो इसकी वजह से हमारे लिम्फेटिक वेसल्स ये अफेक्ट हो जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। अच्छा, हमारी बॉडी में सिस्टम तरह तरह के होते हैं, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, और एक सिस्टम और उसका नाम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में जो लिम्फ रहती है, लिम्फ, तो लिम्फ क्या करती है, मतलब जो आपका फैट रहता है तो इसका क्या करती है, एब्जॉर्प्शन कराएगी, है ना, फैट कराइजेशन कराती है लिम्फ वेसल्स। और दूसरी बात ये कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, ये किसको पास करती है ना, तो लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके सिम्पटम्स क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन। अब ऑर्गन में इन्फ्लामेशन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन समझते हो, सूजन, स्वेलिंग, तो हमारे ऑर्गन में स्वेलिंग आना, एंड इन विच दे live for many years resulting in gross deformity। अगर ये ज्यादा टाइम तक रहता है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे लिम्फ और जेनिटल ऑर्गन्स में क्या होता है, अफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से जो पर्सन है, अब तो ये जेनिटल ऑर्गन ये स्वेलिंग कर जाएगा, टेस्टिस स्वेलिंग कर जाएगा, तो इसकी वजह से ये पर्सन पे इनफर्टाइल हो जाता है ना, तो इसकी वजह से अफेक्ट आ जाए इसके जेनिटल ऑर्गन्स पर। अब हम देखेंगे कहाँ पर, फंगल डिसीज। अब हम बात करते हैं फंगल डिसीज। फंगल डिसीज में एक ही बीमारी देखना है, दाद खाज खुजली, है ना, तो दाद और खाज खुजली की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म किससे होती है, माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, ये तीन से होती है। इसको ध्यान रखने का, MET, है ना, माइकोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। तो ये तीन आपके फंजाई होते हैं, और इनकी वजह से हमको होता है रिंगवॉर्म। क्या होता है इसकी वजह से, रिंगवॉर्म। इसी को बोलते हैं दाद खाज खुजली, है ना, तो रिंगवॉर्म हो जाएगा। इससे कौन कौन से बॉडी पार्ट आपके अफेक्ट होंगे, स्किन एंड नेल एंड स्काल्प। तो आपने देखा होगा स्किन हो सकती है ना, नेल्स में देखा होगा, है ना, और स्कैल्प रीजन यहाँ पर हो सकती है आपको, है ना, जुए पड़ जाते कि नहीं, रूसी पड़ जाती कि नहीं, तो इसकी वजह से भी
तो ये भी कहीं ना कहीं ये कंसर्न्स का इफेक्ट है। फिर सिम्टम्स की बात करें तो ड्राई स्कैली लेजन्स, देखो ये सूखा सूखा पड़ जाता है, स्कैली लेजन्स एंड इंटेंस ईचिंग, इसमें आपको खुजली भी होती है ना, जो ऑर्गन्स होते हैं तो ये अफेक्ट, ये कहाँ होता है ये भी लिख देते हैं। तो ये होता है हीट एंड मॉइस्चर मेक द फंजाई टाइप इन द स्किन फोल्ड। आप देखो स्किन फोल्ड समझते हो यहाँ पे, या तो पैर के जो रहते हैं तो बीच में ये बीच वाले स्पेस रहते हैं, यहाँ पर ज्यादा होता है ना, यहाँ पर हो जाता है, आर्मपिट वाले एरिया पर ज्यादा, थाई रीजन पर ज्यादा। तो लिखा भी है कि स्किन फोल्ड्स मतलब जो वहाँ पर स्किन के फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर होती है। ग्रॉइन एंड बिटवीन द टो, है ना, टो तो समझते हो ना, पैर की उंगलियों को अपन क्या बोला, टो। एंड एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल बिलोंगिंग ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स सच टॉवल्स कॉम क्लॉथ। तो एक पर्सन से दूसरी पर्सन में फैल जाती है, कैसे, मतलब या तो मिट्टी से फैल जाएगी या फिर ये सपोज अगर हमको ये क्या नाम फंगल डिसीज है तो हमने अपनी टावल रख दी, उसने किसी और ने यूज कर लिया तो उसको भी हो जाएगी, या फिर हमने कंघी करी है ना और उसको रख दिया तो और हो जाएगी, या फिर हम क्लॉथ कपड़े, इसकी वजह से। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम सेविंग कराने जाते हैं तो वहाँ का कंघा यूज मत किया करो आप, है ना, कॉम्ब यूज मत किया करो, है ना, हम तो करते ऐसे करते रहते हैं, है ना। तो उसमें क्या, हाँ उसमें क्या होता है भाई, कॉम्ब यूज करने से क्या रहता है कि सपोज है, क्योंकि वहाँ पर तो भाई कितने लोग आते हैं और किसी न किसी को प्रॉब्लम तो होती कि नहीं, तो इसलिए बोलते हैं कि वहाँ की टॉवल भी मत जाओ, क्या करते हैं वो तो लगा ही देता, घर से ले जाएगा और एक टॉवल, है ना। ये देखो अब उसने क्या किया, उसी से आपका भी इसे फेस साफ कर दिया, और पर्सन का सबको करता रहता है ना, पता चला वो एक दिन भर में 100 लोगों का निपटा था एक से ही, तो होता तो है कि पता ही है, उसी में होता रहता सब कुछ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम बीमार बनते जा रहे हैं, इसलिए या तो अपने घर पे ही किया करो या फिर वहाँ पर जाया करो तो केयरफुली, है ना, बोला करो कि मुझे अलग से न्यू टॉवल ला के लाओ तब मैं कराऊंगी, 100 रुपये दे रहे ना मैं, है ना, नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये अब इसके बाद देखते हैं प्रोटोजोअन डिसीज। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोअन डिसीज। ओके, तो प्रोटोजोअन डिसीज की बात करें तो इसमें अपन 2 बीमारी देखने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी, एक तो अमीबियासिस, ये इसी को बोलते हैं अपन अमीबिक डिसेंट्री, इसी को अपन ने क्या बोला, अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। ये होता है आपका एंट अमीबा हिस्टोरिका नामक पैथोजन से। अमीबियासिस किससे हुआ आपका, एंट अमीबा हिस्टोरिका नामक पैथोजन से। इससे क्या रहेगा आपका, कौन सा एरिया अफेक्ट हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो अपन ने इसके पहले क्या लिखा था भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा था, लेकिन एस के केसेस में, लेकिन अमीबियासिस में क्या हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन आता है कि भाई एस केसेस में क्या देगा अपना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लॉकेज भी हो रहा था, लेकिन इसमें कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो इसमें भी कॉन्स्टिपेशन तो होगा। एब्डोमिनल पेन की बात करें तो इसमें दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, क्रैम्प्स समझते हो, क्रैम्प्स, क्रैम्प्स समझते हो, क्रैम्प्स का मतलब होता है मरोड़ उठना, ऐंठन होना, पेट में मरोड़ उठती कि नहीं, ऐसे पकड़ के ले जाते हैं अपन, तो वही होता है, जो ऐंठन होती है, जो दर्द होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, क्रैम्प्स बोलते हैं, है ना। तो ये मेंस्ट्रुअल पेन वगैरह में जो होता है, तो स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, तो मतलब ये जब आपका स्टूल समझते हो कि नहीं, अगर स्टूल समझते हो, जानते हो स्टूल क्या होता है, नहीं जानते हो, ये लो आप स्टूल नहीं जानते हो, यूरिन जानते हो, है ना, तो यूरिन का अपोजिट फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टूल, है ना। तो स्टूल को बोलते हैं फीकल मैटर, है ना। डॉक्टर बोलता है कि जाओ स्टूल की जांच, एक बार क्या बोलते हैं डॉक्टर ने बोला कि जाओ स्टूल की जांच करा के लाओ, तो भाई उसको पता नहीं था, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। तो स्टूल क्या होता है आपका, फीकल मैटर लाइक छी, है ना, बॉडी, तो उसी को बोलते हैं फीकल मैटर। तो स्टूल के साथ साथ क्या था, डॉक्टर ने बोला कि भाई स्टूल ले आओ, तो वो स्टूल ऐसा ले लो, अरे उसने कहा यार इसको समझाओ ना, है ना। तो उसने कहा कि भाई फीकल मैटर लेके आना है, क्योंकि स्टूल की जांच होती है ना, स्टूल की जांच करते हैं। तो यहाँ पर स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, मतलब जब भी वो पर्सन फीकल मैटर को पास आउट करेगा, चिच्ची को निकालेगा, तो उसके जो स्टूल रहेगा उसमें म्यूकस भी आएगा और उसमें खून भी आएगा, क्या आएगा उसमें, खून भी आएगा, उसी को बोलेंगे हम अमीबिक डिसेंट्री, इसको हम क्या बोलेंगे, अमीबिक डिसेंट्री बोलेंगे, ठीक है ना। अब आता है आपका मलेरिया। तो मलेरिया की बात करें तो मलेरिया होता है किससे, प्लाज्मोडियम से। मलेरिया किससे होता है आपका, प्लाज्मोडियम से। तो कितने प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओबेक। तो इसका अफेक्टेड ऑर्गन्स रहता है आपका लिवर और आरबीसी, इसका मलेरिया तो हमारे लिवर और आरबीसी पर इसका अफेक्ट रहता है। इसमें क्या रहता है आपको, इसमें ठंडी आपको लगती है ना, हाई फीवर आता है, वगैरह रिकरेंट फीवर आ जाता है, वहां पर बता जाता है टाइफाइड में सस्टेन फीवर। ये क्वेश्चन पूछता है कि रिकरेंट फीवर का मतलब होता है 3-4 डेज, मतलब रुक रुक कर बुखार आना,
3 दिन बुखार आएगा, फिर 2 दिन नहीं आएगा, फिर 4 दिन आएगा। फिर इसलिए जब भी आपको मलेरिया होता है तो डॉक्टर ये जरूर बोलता है कि भाई आपको 3 बार दिखाने आने पक्का बोलता है डॉक्टर, क्योंकि उसको पता है कि 2 दिन बाद बुखार इसको आने वाला है ना। तो डॉक्टर इसीलिए तो कहता है क्योंकि उसको पता है कि बुखार आएगा, रुक कर बुखार आता है, तो वो डॉक्टर ये भी बोलता है कि आपको 10 दिन तक मलेरिया की दवा कम से कम 15 दिन तक चलती है आपकी। अगर किसी को मलेरिया हुआ हो तो 15 डेज तक उसकी दवाएं चलती है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपको पूरा मलेरिया गायब करना है, क्योंकि आपने क्या किया, हमने तो मलेरिया सही हो गया, 2 दिन बुखार नहीं आया, फिर 2 दिन सही हो गया, अरे 3 दिन बाद फिर से लौट के आ जाएगा वो। तो डॉक्टर इसीलिए तो बुलाता है आपको, ऐसा नहीं डॉक्टर फीस ले रहा है, फीस तो लेते ही हो, अरे काम करेगा तो फीस नहीं लेगा, फीस तो लेगा ही सही, लेकिन उसको पता है कि मलेरिया फिर से लौट के आ जाता है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे अपनी दीदी हो वो आ जाता है तो लौट के, है ना, तो ऐसे ही मलेरिया रहता है। फिर इफ नॉट, हाँ फिर उसके बाद क्या है, अगर इसको हमने ट्रीट नहीं कराया, इफ नॉट ट्रीट कैन बी प्रूव टू बी अ फैटल, अगर इसको हम सही समय पर ट्रीट नहीं कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि मलेरिया से लोग मरते नहीं है, वो भी खतरनाक होता है, उससे भी डेथ हो जाएगी, है ना। तो मलेरिया भी खतरनाक होता है अगर हमने सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं कराया। इसलिए अगर हमको 2 दिन से 3 दिन से बुखार, देखो अगर बुखार हमको आता है, अगर एक दिन आपका, क्योंकि एक दिन तो अपन खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, बुखार आया सबको पैरासिटामोल ली, डॉक्टर फार्मासिस्ट के पास गए, डिक्लोफेनेक खा लिया, एस्पिरिन का जो भी रहता है तो ले लिया, अपन डॉक्टर बनते ही जाते हैं, तो दूसरे दिन हमारा बुखार सही हो गया तो ठीक है। अगर आपका 2 दिन अपन रेगुलर टैबलेट ले रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर और आपका फीवर सही नहीं हो रहा, तो फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका कराना है, जांच कराना चाहिए भाई मलेरिया क्यों हुआ, तो या तो ब्लड टेस्ट कराओ या फिर विडाल टेस्ट कराओ, क्योंकि फीवर कंडीशन में 3 चीजें रहेंगी आपका, या तो टाइफाइड होगा आपको, या फिर मलेरिया होगा, है ना, आपको निमोनिया भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में आपको फिर जांच कराना चाहिए। तो अगर 2 दिन से 3 दिन ज्यादा बुखार टहलता है तो फिर हमको जांच कराना चाहिए। तो अब इसके बाद देखते हैं हम मलेरिया की साइकिल, ओके, तो लाइफ साइकिल और मलेरिया की बात करते हैं। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमको रुक रुक कर बुखार क्यों आया, हमको ठंडी क्यों लगी, है ना, तो ये क्यों हुआ, तो क्यों बताते हैं। वैसे हमारी बुक में तो नहीं है क्यों आया, लेकिन इसको हम देखते हैं कि क्यों आया। तो देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, है ना, तो ये मच्छर है वही वाला, कौन सा, फीमेल एनाफिलिस, लेगा ना, एक्ट एज बोथ होस्ट एंड वेक्टर। तो मच्छर की बात करें तो जो फीमेल एनाफिलिस होता है, ये क्या है आपका, फीमेल एनाफिलिस क्या है, मच्छर का नाम है। अब हम बात करें स्पोरोजोइट्स, तो मच्छर के अंदर क्या रहते हैं, स्पोरोजोइट, मच्छर के अंदर क्या रहते हैं, स्पोरोजोइट। अब स्पोरोजोइट क्या होती है देख लो, तो व्हेन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, ये हमारा हाथ है, ये हम है, ये हमारा हाथ है, यहाँ पर मच्छर काट रहा हूँ, है ना, तो ये देखो ये मच्छर है, तो हमको मच्छर काट रहा, तो ये हमारे हैंड में जब मच्छर काटेगा तो इनके मच्छर के सलाइवा में क्या होते हैं, स्पोरोजोइट होते हैं। बता दो अच्छे से देखना चाहिए, मैंने एग्जाम में था मलेरिया, कैंसर, एड्स और इम्यूनिटी, ये क्वेश्चन आपका आने में बता दो कौन सा क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली वही आएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मलेरिया की, अच्छे से समझने के लिए, तो मलेरिया क्या होता है कि जब हमारा ये हाथ है, अब मच्छर ने हमको काटा, ठीक है ना, हाथ पे उसने काटा, तो जैसे ही उसने काटा तो इसके काटने के पहले मच्छर थूकता है हमारी बॉडी में, मतलब आपका थूक डालेगा और सलाइवा डालेगा, तो सलाइवा में क्या रहता है, स्पोरोजोइट, अब वो काटना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही काटना स्टार्ट करेगा तो जो सलाइवा रहेगा, जो थूक रहेगा, जो स्पोरोजोइट रहेगा, वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो देखो क्या हुआ कि ये आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पर, ये आप देखना उसको, तो यहाँ पर ये है ना, तो डायग्राम है, तो ये आपके स्पोरोजोइट यहाँ पर चले गए, यहाँ पे स्पोरोजोइट आएगा। अब इसके बाद स्पोरोजोइट कहाँ पर जाएंगे, इसके बाद लिवर में जाएंगे, कहाँ पर, लिवर, देखा ना, पैरासाइट स्पोरोजोइट रीच द लिवर थ्रू द ब्लड, मतलब ब्लड के थ्रू ही कहाँ पर जाएंगे, हमारे लिवर में जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपसे कि सर लिवर में ही क्यों गए, और कहीं क्यों नहीं गए, हार्ट में क्यों नहीं गए, लंग्स में क्यों नहीं गए, स्टमक में क्यों नहीं गए, लिवर में ही क्यों गए इसके स्पोरोजोइट, है ना। तो इसका रीजन ये बेटा कि अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड इट्स वेट 1.5 kg, 1.5 किलो वेट रहता है इसका, है ना। वो बात लगे तो कोई पर्सन शराब पीता है उसका 2 किलो तक हो जाता है, उसका लिवर बढ़ जाता है शराब पीने वाले का, हाँ, तो लिवर को बढ़ा लेता है। और दूसरी बात, लिवर हमारी बॉडी का स्टोरेज ग्लैंड है। सर स्टोरेज ग्लैंड क्या होता है, भाई आप जितनी कोई कॉपी किताब लाते हो कहाँ पर रखते हो, बुक्स लाते हो, बैग में रखते हो कि नहीं, तो ऐसे जो भी हमने कुछ खाना खाया, हमने दाल रोटी सब्जी चावल पनीर वगैरह जो भी कुछ खाया, तो ये सारा कहाँ पर स्टोर हुआ, जब इनसे जो भी मिला, दाल से हमको क्या मिला, प्रोटीन मिला,
चावल से, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, जितने भी हमको जो भी इंग्रेडिएंट्स मिले, जो भी हमको न्यूट्रिएंट्स मिला, तो ये हमारी बॉडी में कहाँ पर स्टोर होगा? आपका लिवर में। इसलिए बोला लिवर को स्टोरेज ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एक और बात, लिवर में रीजनरेशन की पावर भी होती है। रीजनरेशन समझते हो? रीजनरेशन का मतलब होता है कि हमारे ऑर्गन्स फिर से जनरेट होना। जैसे कि अगर हम बात करें छिपकली की, छिपकली अपनी पूंछ को निकाल लेती है अपने आप राजा से, क्योंकि उसके अंदर रीजनरेशन पावर है। प्लेनेरिया की बात करें, अपने ऑर्गन्स को कट कर लेगा, फिर से आ जाएगा, क्योंकि उनके रीजनरेशन की पावर होती है। तो ऐसी रीजनरेशन हमारे अंदर किसमें? लिवर में। अगर लिवर को इतना काट दो तो ये फिर से आ जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि लिवर डोनेट होता है तो लिवर पूरा डोनेट नहीं करते, पर आधा डोनेट करते हैं। भाई आधा लिवर अपने काट के ले लिए सामने वाले, उसके बाद पूरा हो जाएगा, है ना। तो यही रहता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन को कर। पहली बात तो एक्सेप्ट होना चाहिए लिवर, है ना। तो ये अधिकतर एक्सेप्ट होता है आपका फादर का, मदर, फादर का उसके बच्चों में होता है। बाकी किसी और का हो तो जाता है, लेकिन उसको मैच करना पड़ता है ना, जनरली होता नहीं है। जैसे किडनी की बात करें तो किडनी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ये हर किसी में मैच थोड़ी ना कर जाती है ना। हमारी किडनी दूसरी किडनी लगती नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जानते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम जानता है कि ये रास्ता की ऑर्गन है, अगर इसमें किसी और के ऑर्गन्स को डाला जाएगा तो हमारे ऑर्गन्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हटाने की कोशिश करेंगे, हटाएंगे। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, सपोज आपके यहाँ पर छोटे बच्चे रहते हैं, तो छोटे बच्चे टीवी देखते रहते हैं, उनको आज़ादी चाहिए होती है, उन्होंने कार्टून लगा लिया तो वही लगा रहेगा, अपन बोलेंगे ये लगाओ, नहीं लगाएंगे, है ना। लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी मौसी का लड़का उनके पास आ गया और बैठ गया, उसने कहा कि हमको तो छोटा भीम पसंद है ना, वो डोरेमोन लगा रहा था, तो वो चेंज कर देगा तो बहुत रोएगा, उसको मार देगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना, मतलब उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो फिर पापा जी आएंगे, पापा जी दोनों को सरप्राइज कर देंगे, देखते तो उसको उधर रोज देखता है, तो दोनों को दबा दिया, तो दोनों चुपचाप बैठे देखते रहे, पापा जी रिमोट ही रख लिया, तो अब कहाँ से चेंज करोगे, है ना, तो देखते रहते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी होते हैं कि हमारी जब बॉडी के ऑर्गन्स होते थे उनको कोई दूसरा पसंद है ही नहीं, इनको हमारी बॉडी के ऑर्गन ही पसंद है। कोई दूसरा ऑर्गन आएगा हमारी बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, बाहर निकालो, इसको कौन आ गया। लेकिन क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक इंजेक्शन देता है, उसका नाम है साइक्लोस्पोरोलिन ए, तो वो इंजेक्शन देता है, अपन देखेंगे बायोटेक में पढ़ेंगे ये। तो साइक्लोस्पोरोलिन ए क्या करता है, उसको किडनी वाले पेशेंट को सप्रेस कर देता है, और जो इम्यून सिस्टम रहता है उसको बूस्टअप करा देता है उसकी, तो ये फिर काम करती रहती है, इसलिए अपन इंजेक्शन लगवाते हैं, है ना। तो मच्छर ने जब हमको काटा तो कहाँ पर आया? सबसे पहले लिवर में, है ना। लिवर में क्यों आया? क्योंकि ये किचन है हमारी बॉडी का, क्योंकि जो कुछ भी खाना बना कहाँ पर स्टोर हुआ? यहीं पर। और लिवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, है ना, लिवर ही तो है। और जो भी अल्कोहल रहते हैं ये भी लिवर रिसेप्टर रहते हैं, है ना, अल्कोहल रिसेप्टर बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद आगे ना पैरासाइट स्पोरोजोइट रीच इन द लिवर थ्रू द ब्लड। अब लिवर के बाद जाएगा आपका पैरासाइट आरबीसी पर। लिवर के बाद मतलब मच्छर जब हमको काटा तो हमारे पैरासाइट कहाँ पर? हाथ में गए, हाथ के बाद ब्लड में गए, ब्लड के बाद कहाँ पर? लिवर में गए, और लिवर के बाद आप जाएंगे वो कहाँ पर? आरबीसी में। कहाँ पर जाएंगे? आरबीसी। थोड़ा सा ऊपर करो उसको। लिवर के बाद कहाँ पर जाएंगे वो? आपके आरबीसी में। हाँ, तो अब इसके बाद आपकी ये क्या है? आपकी आरबीसी। देखा ना, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल। अब लिवर सेल में उसने क्या किया? सबसे पहले रिप्रोडक्शन किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब अच्छा, आपने देखो कि जो मच्छर रहते हैं या बैक्टीरिया रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि इनको क्या करना? अपनी बॉडी को हार्मफुल कंडीशन देना है। और अगर एक दो बैक्टीरिया रहेंगे तब तो हम टैबलेट से इनको मार देंगे, लेकिन बैक्टीरिया क्या करते हैं? बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब हमारा इनिशियल स्टेज में इन्फेक्शन हुआ तो जल्दी सही हो जाता वो, लेकिन हमने उसमें 10 दिन लगा दिया, 15 दिन, तो वो इन्फेक्शन आपका क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। वो बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से हमारे अंदर क्या रहेंगे? जो बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाएगा, तो हमको टैबलेट तो खाएंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और धीरे धीरे ज़्यादा सही होता है, देर में सही होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं? कोई भी स्पोरोजोइट रहता है तो ये नंबर को बढ़ाता है। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? एसेक्सुअल। तो हमारी बॉडी में मच्छर के स्पोरोजोइट ने क्या किया बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया लिवर सेल में। तो इसकी वजह से लिवर सेल को उसने क्या कर दिया? बस्ट कर दिया। अब देखो, सोचो आप, किसने क्या किया? लिवर सेल। अब अच्छा, लिवर एक ऑर्गन है कि नहीं? और आपको मैंने सबसे पहले बता दिया था कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। भाई सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर बॉडी। और सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी छोटी बॉडी की छोटी यूनिट क्या है? सेल ही तो है। तो लिवर भी एक ऑर्गन, तो लिवर के अंदर टिश्यू रहेंगे और लिवर के अंदर सेल रहेगी, तो उसको लिवर सेल बोलेंगे क्या?
लिवर सेल बोलेंगे ना, तो लिवर सेल में इसने अटैक किया, फिर लिवर सेल क्या करेंगे, ए सेक्शन रिपोर्शन करेगा, तो यहाँ पर लिवर सेल के अंदर स्पोरोजोइट, फिर इसके बाद लिवर सेल को इसने बस्ट कर दिया, मतलब पहली बार तो इसने क्या किया, लिवर सेल के अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट बना लिए, अब उसको हटा दिया लिवर सेल, तो लिवर सेल से जब फटेगी तो उससे जो स्पोरोजोइट बनेंगे वो कहाँ पर जाएंगे, आपके आरबीसी पर जाएंगे, मतलब फिर से ब्लड में गए और ब्लड के द्वारा फिर से आप कहाँ पर जाएंगे, वो आरबीसी जाएंगे। देखा ना कि पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली रेड ब्लड सेल, पहले लिवर में आया, अब किस में आएगा, आपका आरबीसी में आएगा। अब आरबीसी में तो हमको बताइए भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि क्या कारण है कि हमारी बॉडी का ब्लड रेड कलर का होता है ना, क्यों होता है रेड कलर का, तो क्या बताओगे, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है भाई, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, रेड है। अगर हम बात करें कि क्या कारण है कि जो ग्रीन लीफ होती है ये हरी होती है ना, तो क्यों होती है हरी पत्तियां, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट और हीमोग्लोबिन ये पिगमेंट्स होते हैं, और पिगमेंट्स ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में रेड कलर क्यों, हीमोग्लोबिन की वजह से, और अगर किसी और की बॉडी में कोई और कलर है क्यों, आपका इसकी वजह से, आपका क्लोरोप्लास्ट की वजह से, तो इनकी वजह से कलर होते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये रेड आरबीसी में आएगा आपका स्पोरोजोइट, इसको भी वही सेम प्रोसेस करेगा, इसकी सेल्स को क्या करेगा, रप्चर करेगा, और रप्चर दिखा भी बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल फीवर एंड अदर सिम्पटम्स रिलीज पैरासाइट इन्फेक्टेड ऑफ द न्यू रेड ब्लड सेल। उसने क्या किया, बिल्कुल सेम प्रोसेस, आरबीसी में गया, आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स, उसकी सेल को नंबर को बढ़ाया, रप्चर किया। अब आरबीसी के अंदर आता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन को दो पोर्शन से अपन ने मिलकर बनाया, एक हीम और एक ग्लोबिन, हीम ग्लोबिन दोनों मिला दिया तो क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। अब जो हीम पार्ट है इट इज अ आयरन पार्ट, और ग्लोबिन क्या रहता है, आपका प्रोटीन पार्ट, तो भाई आयरन तो स्ट्रॉन्ग रहेगा और प्रोटीन तो नॉर्मल फैट ये जो इसको रेडी खा जाएगा, मतलब इसने क्या कर दिया, स्पोरोजोइट ने ग्लोबिन पार्ट को खा लिया लेकिन आयरन पार्ट को खाया नहीं, लेकिन उसके नेचर को खराब कर दिया, है ना, नेचर को खराब कर दिया। जैसे कि क्या करते भाई, छोटे बच्चे बहुत अच्छी रंगोली बनाते हैं, तो अपन बोलते कि यहाँ से जाओ, और नहीं वो छोटे बच्चे अपन रंगोली बना रहे हैं, तो बोले दीदी हमको ही बनाना है ना, तो अपन बोले नहीं नहीं हमको ही बनाना है, तो वो क्या करते गुस्से में ऐसे ही बिस्मार के चले जाते हैं, डिस्ट्रॉय करके चले जाते कि नहीं, तो ऐसे ही, क्योंकि वो वैसे तो पूरा तो वो नहीं, लेकिन अपन डिस्ट्रॉय करके चले जाएंगे, है ना, तब उनके पीछे लगते हैं, मारने लगते हैं ना। तो ऐसे ही इसने क्या किया, आयरन पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, नेचर उसका खराब कर दिया, डीनेचर कर दिया, और आपका ग्लोबिन पार्ट को उसने क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। अब ग्लोबिन तो खा लिया उसने, अब हीम अकेला बचा, अब ग्लोबिन की वजह से उसने क्या निकाला, यहाँ पर स्पोरोजोइट, क्या लिखा है इसमें, ज्वाइंट, तो इसने ज्वाइंट जोड़ दिया, तो उसका नाम हो गया हीमोज्वाइंट। क्या हो गया उसका नाम, हीमोज्वाइंट। तो हीमोज्वाइंट की वजह से, देखो हीमोज्वाइंट की वजह से, यहाँ पर थोड़ा सा करो साइड में, तो यहाँ पर लिखा रहेगा, देखो लिखा ना, रप्चर ऑफ आरबीसी रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस इज कॉल्ड हीमोज्वाइंट। क्या है, हीमोज्वाइंट, दैट रिस्पांसिबल फॉर सिम्पटम ऑफ डिजीज, मतलब जब जब भी हीमोज्वाइंट निकलेगा तब तब हमको क्या हो जाएगा भाई, बुखार और चिल्स आएगी, मतलब हीमोज्वाइंट रोज नहीं निकलता है, हीमोज्वाइंट 2 या 3 दिन में निकलेगा, और जब जब भी हीमोज्वाइंट हमारी बॉडी में रिलीज हुआ तो उसकी वजह से हमको फीवर आएगा, और उसकी वजह से फिर आपको क्या हो जाएगी, ठंडी भी लगेगी, तो चिल्स एंड फीवर आता है जिसकी वजह से, हीमोज्वाइंट की वजह से। तो आपको कारण भी समझ में आ गया। अगर किसी ने पूछा कि सर मलेरिया में रुक रुकता बुखार क्यों आता है, तो आप बता देना, ये हमारे रास्ते में तो यही बताया था कि सर हमारी बॉडी में जो स्पोरोजोइट रहता है आरबीसी पर अटैक करता है, और आरबीसी के ग्लोबिन प्रोटीन को खा जाता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या निकालने लगता है, हमारी बॉडी पे हीमोज्वाइंट निकालता है, और जब जब भी हीमोज्वाइंट निकलेगा तब तब हमको फीवर और चिल्स आएगा। तो यही कंडीशन, मैंने क्या बताया था शुरुआत में, ये बताऊंगा रीजन, तो रीजन आपको पता चल गया, बुखार क्यों आया, हीमोज्वाइंट की वजह से, और हीमोज्वाइंट कौन करा रहा है, आपका स्पोरोजोइट, किसी ने तो कराया। अब देखो, अब ये मलेरिया साइकिल हम 2 जगह पढ़ते हैं, एक तो हमारे अंदर और एक मच्छर के अंदर, दोनों को मलेरिया होता है, हमको भी मच्छर को भी, है ना, मम्मी से बता देना आज सर ने दोनों को मलेरिया बताया, अरे मच्छर को भी मलेरिया होगा, देख लेंगे आप, है ना, बताओ वही तो बताना कैसे। तो हमको मलेरिया हुआ, ये अपना ये साइकिल, मलेरिया साइकिल हमने अपनी बॉडी के अंदर कर ली, है ना, अपनी बॉडी में क्या हो, ह्यूमन होस्ट। अब अपन देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये सारा अपन ने देख लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि स्पोरोजोइट में मेल एंड फीमेल ये दोनों स्पोरोजोइट बन गए, हमारी बॉडी में आरबीसी में क्या बन गया, मेल एंड फीमेल स्पोरोजोइट बन गया। देखो निकाल दिए, सेक्सुअल स्टेज
गैमेटोसाइट इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द फीमेल एंड प्लीज डेवलपमेंट रेड ब्लड सेल आ गया ना हमारी आरबीसी में क्या हो गया फीमेल और मेल दोनों स्टेज आ गई मतलब हमको मलेरिया हो गया। अब इसके बाद स्टेज इन लाइफ साइकिल ये प्लाज्मोडियम तो ये तो हमारी बॉडी में होगा। अब कोई मच्छर आएगा अब मच्छर को मलेरिया करना है हमको तो मलेरिया हो गया अब मच्छर को मलेरिया होता है अब मच्छर को मलेरिया कैसे बनेंगे। अब क्या हुआ कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट ये हमारी आरबीसी में है। अब मच्छर ने क्या किया हमको फिर से काटा मच्छर ने हमको फिर से काटा मच्छर क्या करेगा हमको फिर से काटेगा और फिर से काटेगा तो अगर नॉर्मल मच्छर है तो फीमेल है ना प्लीज लेकिन उनके अंदर स्पोरोजोइट नहीं है तो हमारे अंदर से स्पोरोजोइट कौन ले लेगा वो नॉर्मल मच्छर ले लेगा। तो लिखा देखो कि फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विद द ब्लड की आ गया भाई मच्छर ने हमको काटा तो हमारे अंदर क्या थे गैमेटोसाइट थे तो इन गैमेटोसाइट को मच्छर ने खून के दौरान ले लिया मतलब हमारे गैमेटोसाइट मलेरिया वाले गैमेटोसाइट किसके अंदर चले गए मच्छर के लिखा ना ये मॉस्किटो होस्ट है ना। अब क्या करेगा ये गैमेटोफाइट जाएंगे बट मॉस्किटो गट में फर्टिलाइजर एंड डेवलपमेंट एट द प्लेस इन द मॉस्किटो गट तो इनके अंदर क्या होगा इनका फर्टिलाइजर होगा मतलब हमारे अंदर फीमेल एनाप्लिस थी मेल वाला गया इनका फर्टिलाइजर हुआ फर्टिलाइजर करेंगे तो इनके कहां पर जाएगा ये सलाइवरी ग्लैंड में तो सलाइवरी ग्लैंड में तो बन गए ना स्पोरोजोइट बन गए ना ये सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट बन गए। फिर उसके बाद लिखा है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज अब ये स्पोरोजोइट जब ये मैच्योर होंगे बड़े होंगे तो लिखा मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम गट फ्रॉम माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड तो आ गया नहीं कि जब ये मैच्योर हो गए तो ये हमारी मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा मलेरिया। एक शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ कि मलेरिया जब हमको हुआ तो मच्छर ने सबसे पहले काटा हमारे हाथों पर उसने स्पोरोजोइट निकाले ये स्पोरोजोइट हमारे कहां पर गए लिवर में लिवर की सेल को अफेक्ट किया रप्चर किया उसके बाद कहां पर गए हमारे ब्लड के थ्रू हमारे आरबीसी उसकी सेल को रप्चर किया वहां से गए वहां से आपके मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बन गए। अब हमारी अंदर ये साइकिल होगी और जब भी हीमोजोइट निकलेगा तो हमको चिल्स एंड फीवर आएगा। अब दूसरा मच्छर आएगा हमको काटेगा तो हमसे वो स्पोरोजोइट लेगा और अपने अंदर सेक्सुअल लाइफ को पूरा करेगा तो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन करेगा तो इसके बाद क्या होगा ये मच्छर के गट में स्पोरोजोइट बन जाएंगे और यहाँ गट से उसको कहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा आपका सलाइवरी ग्लैंड में और वही फिर से कहानी जब मच्छर ने काटा तो फिर से उसको छूगा कि नहीं सही कहानी आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कहानी मलेरियल साइकिल। तो अपन ने देख लिया इस चैप्टर में मलेरियल साइकिल तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया कि नहीं यस और नो यस ओके।